Hello everyone. My name is Aditya Pathak, I'm Sanya. and today we are here from Echoes, the only broadcast media of Thapar University. We have Love Babbar sir with us, and today we're going to be taking his interview. So, Sanya, would you like to start? Yes, sir. So content creation is something you need to put whole of your mind to it, whole of your brain to it, and keep brainstorming ideas. How did you get into content creation and how did you start your journey towards it? तो इसकी जर्नी बहुत लंबी है। जनरली बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि मैंने कॉलेज खत्म होने के बाद स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन। तो मैं अराउंड सेकंड सेमेस्टर जब मेरा खत्म हुआ तब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। उस टाइम पर जो मेरी वीडियोस थी बेसिकली इंटेंट मेरा ये था कि जो भी लोग डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका एक एग्जाम होता है एसएसबी, 5 दिन का लॉन्ग इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो उसके रिगार्डिंग मैं बताता था कि कौन कौन से प्रोसेस होंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज करने हैं। तो वहां से मैं वीडियोस बनाता था और वो मैंने अराउंड 1 साल तक बनाया। फिर मैंने बोला कि चलो रुक जाते हैं, थोड़ा कॉलेज में ध्यान देते हैं, प्लेसमेंट भी चाहिए। उसके बाद मैंने रुका, थोड़ा ब्रेक लिया। अराउंड 2019 के अंदर जब मैंने अमेजोन ज्वाइन किया, मैं हैदराबाद में था और अराउंड 4 से 5 बजे तक मैं वापस अपने फ्लैट में आता था। तो बहुत सारा फ्री टाइम था मेरे पास। तो मेरे को ये था कि यार इसको यूटिलाइज करना है। अराउंड 15-20 दिन में परेशान रहा। दोपहर को 4 बजे से लेकर रात को 4 तक मैं सोचा करें क्या। तो फिर मैंने सोचा कि यार उस टाइम पे फ्लाइंग बीच के व्लॉग्स बहुत अच्छे चलते थे, आज भी चलते हैं। तो मैंने कहा ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग तो हुई नहीं मुझसे, बट बच्चों को इससे ये पता लगा कि एक व्यक्ति है जो कि अमेजोन में काम कर रहा है और उन्होंने कमेंट्स में मुझे बोला कि यार आपको इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करो जिससे कि आप गाइड कर पाओ कि ये प्लेसमेंट, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन, इसमें कैसे एंटर कर सकते हैं। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी और मैं कह सकता हूँ कि ये सोचा नहीं था मैंने, बाई चांस हुआ कि मैं तो ब्लॉगिंग करना आया था बट हम घुस गए गाइडेंस के अंदर। वो चीज है। That's great. Okay. So, what according to you is the appeal of DSA? Like apart from tech interviews, क्यों करना चाहिए DSA? अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो जितनी भी मेजर कंपनीज है, बिग एमएनसीज है, उनका ये रहता है मेजर फोकस अराउंड 75%। यानी अगर 4 राउंड्स हो रहे हैं तो उसमें से 3 राउंड्स के अंदर वो डीएसए पूछेंगे। Right. इसके पीछे एक रीजन है डेफिनेटली। तो उनको ये होता है कि यार जो डेवलपमेंट है, वेब डेव है, मोबाइल डेवलपमेंट है, जो भी है, किसी प्रकार की मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी है, मैं ये सिखा दूंगा बच्चे को, बट इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए। अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट में कैसे चेक करूंगा, उसके लिए प्रोसेस एस्टैब्लिश करके डीएसए चेक करेंगे कि मैं इसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही दूंगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की, और इसकी मुझे ऑप्टिमाइज अप्रोच से निकलवानी है। अगर वो दे पाता है तो मैं मानूंगा कि इज अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। और आफ्टर दैट वो जितने डेवलपमेंट वाली चीजें वो तो हम बाद में सिखा देंगे इम्प्लीमेंटली, वो चीजें। So there are a lot of students with different levels of understanding. So how do you curate your videos to suit a whole sample set of audience? इसमें थोड़ा सा इशू इसमें आता है क्योंकि जनरली जैसे मैं क्लासेस भी लेता हूँ तो वहां पर मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेकर आता हूँ। अब स्क्रैच से लेकर आने पे ये तो होता है जिनको कुछ नहीं आता, बेसिक्स उनके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, फंडामेंटल आ जाएंगे। बट ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उनको ऑलरेडी चीजें आती है, तो फिर वो बोलते हैं ये तो बोर हो गए भैया, मजा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। एक आप प्रॉब्लम करवा रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं भैया मजा आ रहा है, सही समझा रहे हो। कुछ बच्चे होते हैं तो ऑलरेडी आता है, कुछ और नया कराओ। तो सबको एट द सेम टाइम सेटिस्फाई करवाना बहुत मुश्किल काम है। बट फिर भी मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि एक ऐसी चीज बना दो जो सबके लिए यूजफुल बन जाए, जिसको उसमें जो जो पार्ट पिक करना है वो पिक कर ले और सबका फायदा हो जाए। तो मैं जो भी चीज बनाता हूँ मेरा इंटेंट ये होता है कि बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जाए, ताकि किसी की जीरो, अभी लेट्स से कोई भी स्किल वो लर्न करना चाह रहा है, उसमें 0 लेवल के ऊपर है, तो वहां से वो बिल्डअप करता हुआ 100 तक आ जाए, वो चीज। So, sir, I hope you know आपको इस कैंपस में ही नहीं, हर कैंपस में DSA गॉड बोला जाता है। So, I would like to ask you, what is the approach you take to solve a tough problem? स्टार्टिंग से अगर बात करें तो मुझे याद है डीपी जब मैं सॉल्व करता था, टफ जब मेरे दिमाग में टफ आता है तो मैं सिर्फ 2 ही टॉपिक सोचता हूँ, एक तो ग्राफ और एक डीपी, बाकी सब आसान लगता है। ठीक है, मेरे हिसाब से बाकी सारे बच्चों का भी यही ओपिनियन होगा। तो डीपी का मुझे याद है जब मैं स्टार्टिंग में सॉल्व करता था तो मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा, मुझसे मुश्किल है बहुत ज्यादा। और जो गलतियां मैंने करी वो गलती ये थी कि मेरे को ये लगता है कि अगर आप डीपी करनी है तो स्पेसिफिकली डीपी करने के लिए आपको पहले रिकर्जन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रिकर्जन स्ट्रांग होगा, फिर इसमें मेमोराइजेशन ऐड करेंगे। जब वो हो जाएगा उसके बाद हम बॉटम अप डीपी में जाएंगे, उसके बाद हम मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे। बट ये पैटर्न्स मैंने बाद में फिगर आउट किए, जब मैंने अराउंड 100+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद फिगर आउट किया। अगर यही पैटर्न्स मुझे पहले से पता होते तो शायद मैं सिर्फ 30-40 क्वेश्चन के अंदर ही कॉन्फिडेंट होता कि हाँ डीपी अच्छे से आ चुकी है मुझे। ठीक है, तो जब डीएसए आप कर रहे होते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति ने आके 450 क्वेश्चन की शीट बना दी आपने कर ली, नहीं, ये नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि वो 450 की शीट जो बनी हुई है वो क्वेश्चंस इस तरीके से सिलेक्टेड हैं कि सारे के सारे पैटर्न्स उससे कवर हो जाए। तो उन क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे हो, दिमाग में एक चीज बनाओ कि यार ये किस पैटर्न पे आधारित है, ये किस पैटर्न पे आधारित है। डीपी को ध्यान से देखोगे तो मुश्किल से 4 से 5 पैटर्न्स हैं, उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
तो डीएसए सॉल्व करना है, हमें ये नहीं सोचना कि ये एक क्वेश्चन है इसको मैंने सॉल्व कर दिया, नहीं, टेस्ट केस पास करके नहीं कर रहे, उस पैटर्न को समझने के लिए कर रहे हैं, राइट। वो चीज है। नंबर मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन मैटर करता है। अब डीएसए गॉड तो मुझे वैसे किसी ने नहीं बोला आज तक। बोलते हैं हम बोलते हैं, sir. sir, हम बोलते हैं। Okay, so my next question is, let's say someone in his pre-placement semester hasn't even touched DSA. ठीक है, So would the project-based company still pick him? मेरे केस के अंदर मैंने फोर्थ सेमेस्टर तक डीएसए पढ़ा भी नहीं था, उसके बाद पढ़ना शुरू किया जब हमारे समर वेकेशन होती है। तो अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है कि भैया मैं लेट हो गया क्या टाइप्स, तो मैं उसको यही बताता हूँ, फिर वो सोचता है कि ठीक है हो जाएगा, अभी हो जाएगा। Same. और मैं क्वेश्चन भूल गया, एक बार दोबारा बताना पड़ेगा आपको। हाँ जी, कि हाँ, will they get selected in any project? हो जाएगा। पर मेरे हिसाब से जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जो हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि मेजॉरिटी उनका जो प्रोसेस है 75% डीएसए टारगेट कर रहा है, तो अगर मुझे वो क्रैक करनी है तो मुझे डीएसए तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि भैया 2 साल हो चुके हैं, 2 ही साल बचे हुए हैं और 100 मतलब प्री प्लेसमेंट ईयर आपने बोला, तो इतना सफिशिएंट टाइम है कि मैं डीएसए स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई बोले 0 से उठाना है डीएसए और खत्म करना है, तो मैं गूगल तक लेवल कंपनीज क्रैक कर पाऊँ, प्रोसेस क्रैक कर पाऊँ, तो मेरे हिसाब से 4 से 6 महीने बहुत है, ठीक है। और आई थिंक इतना ही आराम से हो सकता है। पर अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम Amazon, Microsoft, Google टारगेट कर रहे हैं विदाउट डूइंग डीएसए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेजर फोकस वहीं पर है। बट अगर हम स्टार्टअप्स टारगेट कर रहे हैं, कुछ प्रोफाइल्स स्पेसिफिक डेव वाली प्रोफाइल, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर, तो स्टार्टअप्स में इनके केस में आपका हो सकता है डीएसए राउंड इन आउट, या फिर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए और आपसे डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा डिस्कशन, जो प्रोजेक्ट्स आपने बना रखे हैं उनके ऊपर डिस्कशन ज्यादा हो, तो वहां पर प्लेसमेंट लेना पॉसिबल है विदाउट डीएसए भी, डेफिनेटली पॉसिबल है। बट अगर हम कुछ सिलेक्टेड कंपनीज की बात करें जो कि मार्केट लीडर्स हैं, वहां पर डीएसए पढ़ना पड़ेगा। Okay. So, sir, in today's time, सबके इतने बड़े-बड़े goals, सबके बहुत बड़े ambitions हैं, लोग कहते हैं कि there are too many distractions. So, what are the things that you do to keep focus on your goals? यार मैंने एक पूरी डीएसए की सीरीज बनाई हम्म। 140 लेक्चर्स की, और मुझे पता है कि अगर पहला लेक्चर 10 लाख लोग देख रहे हैं, तो आखिरी लेक्चर तक इस 10 लाख लोगों में से कुछ हजार लोग ही पहुंच पाएंगे। Right. 10 लाख और 1000 में फर्क होता है बहुत, नेक्स्ट लेवल। Yes. तो वो चीज मुझे पता है। मैं फिर क्वेश्चन भूल गया। So, what are the things that you do to focus on your हाँ goals? ठीक है यार, 2 कट लगा दें। हाँ भूल गया। तो बेसिकली जब इस चीज की हम बात करेंगे, 10 लाख लोग अभी देख रहे हैं पहले लेक्चर को, लास्ट लेक्चर पर सिर्फ 1000 देख पा रहे हैं, तो मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चीज डाली हुई है कि तुम्हें हमेशा बार बार ये लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है। तुम्हें एक चीज को बार बार याद करना है कि व्हाई आई स्टार्टेड। तो वही सेम चीज मैं फॉलो करता हूँ कि कोई भी चीज है जहाँ पे शायद उतनी मोटिवेशन अभी नहीं आ रही या फिर थोड़ा लो फील हो रहा है, तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था। अगर आपको वो रीजन पता है और वो वैलिड रीजन था, तो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड नहीं, आई थिंक उससे बात बन जाएगी। अभी लेट्स से कि कोई फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसने टारगेट ले रखा है कि यार मेरी लाइफ में कम से कम मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, मुझे कभी कोई चीज खरीदनी पड़े तो मुझे ना सोचना पड़े, ठीक है। तो वो रीजन उसको पता है। अब जब उसने टारगेट लेके मैं प्लेसमेंट क्रैक करूंगा, एक अच्छी कंपनी में जाऊंगा या कुछ भी गवर्नमेंट जॉब करूंगा जैसा भी, तो वो रीजन ही उसको आगे तक पुश कर रहा होता है कि ये करना है करना है। अगर आपको रीजन नहीं है, बिना रीजन के मेरे हिसाब से इनफ मोटिवेशन नहीं होती आप कोई भी चीज क्रैक कर पाओ। You should have a purpose in life. बिल्कुल चाहिए डेफिनेटली। तो डेफिनेटली मैंने वो 140 वीडियो में लगातार वो सेम लाइन लिखी हुई है। उतनी प्रोफेशनल नहीं लगती है डिस्क्रिप्शन के अंदर, बट मैंने लिख दी। मैंने कहा जो मैं फील करता हूँ, पर्सनल टच, वही के साथ। वो चीज है। So what do you think you've been if your career path wasn't a YouTuber? अगर YouTuber नहीं होते तो क्या होता? अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ही। Alright. और अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता, पर जनरली बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता, मेरा जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स में ज्यादा था, 11th में भी और 12th में भी। तो मेरा ये टारगेट था कि मुझे फिजिक्स में और मैथ्स में 100 स्कोर करना है पूरा। 100 तो खैर नहीं आ पाए, 95 से काम चलाया मैंने, पर मेरा ये था कि मुझे फिजिक्स ऑनर्स करना। अराउंड 12th के बाद मैं पीएचडी करूंगा, फिजिक्स ऑनर्स करूंगा। मैंने जेईई मेंस भी दिया था, तो मेरे पास डीयू का बेस्ट कॉलेज था जहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स की जा सकती है। आई वाज शॉर्टलिस्टेड, कट ऑफ में नाम था, जो भी परसेंटेज वगैरह आती है। सेकंड एनएसआईटी था, मुझे पता नहीं था एनएसआईटी कैसा कॉलेज है। मैंने दोस्त से पूछा कैसा, उसने बोला अच्छा है। मैंने किसी और से पूछा, उसने बोला कि जो सॉफ्टवेयर प्रोफाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर ब्रांचेज हैं, यहाँ पर अच्छे पैसे आप बना सकते हैं और एक अच्छी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लाइफ आप जी पाएंगे। तो मैंने थोड़ा इंटरेस्ट को रखा साइड में, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं इंजीनियरिंग में गया, मतलब एज सच इंजीनियरिंग भी मैं मन से नहीं गया था, वो भी ऐसे ही बस बाई चांस में चला गया। और मतलब मेरी लाइफ में ज्यादा चीज बाई चांस ही होती जा रही है। बट ठीक है, एट द एंड जब मैं देखता हूँ कि क्या उस चांस को हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, तो हाँ वो हो गया, अच्छा हुआ। Exactly. तो अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता।
अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता तो मैं किसी कॉलेज के अंदर फिजिक्स पढ़ा रहा होता अभी। Alright, that's great. थोड़ा टाइम में पीछे जाते हैं हाँ। आप डू यू रिमेम्बर द जंप फ्रॉम द स्कूल इकोसिस्टम टू द कॉलेज इकोसिस्टम हाँ यार, मतलब मेरे से अगर कोई पूछता है कि कॉलेज का टाइम ज्यादा अच्छा लगा है, स्कूल का टाइम ज्यादा अच्छा लगा, मुझे लगता है कि मेजोरिटी का आंसर ये होगा कॉलेज का टाइम। बट मेरे केस में उल्टा था, मुझे स्कूल का टाइम बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने वहां पे ज्यादा एंजॉय किया। कॉलेज के टाइम में बहुत ज्यादा फोकस था, मुझे याद है मैंने एजुकेशन लोन लिया था, तो मेरे को ये था कि यार ये जो भी चिल करना है ये हम कर लेंगे बाद में। ऐसा नहीं है कि कॉलेज खत्म हो जाएगा तो जो ये चीजें लोग बाकी कर रहे हैं, ट्रिप्स कर रहे हैं या फिर चिल कर रहे हैं बाहर क्लब्स में जाके, मैं नहीं कर पाऊंगा, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, फिर बाल सफेद हो जाएंगे तो कर लेंगे। तो मेरे को लगा कि मैं ज्यादा फोकस था वहां पे, मेरे को था कि यार ये चीज मुझे चाहिए तो मैं ये ग्रैब कर लूं, उसके बाद करेंगे मजे, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी ये ग्रैब करना, तो मैं वहां फोकस ज्यादा था। और वो ओवर फोकस होने की वजह से, ओवर फोकस बोल सकता हूँ मैं, कि बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी जो मैंने ऐसे लूज कर दी कि नहीं यार ये अगर मैं ये करूंगा तो मेरा फोकस लूज हो जाएगा। तो वहां पर शायद मैं थोड़ी गलती करी और मैं ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाया कॉलेज लाइफ को, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। True. So, would you like to share any life mantra that you abide by to the aspiring students? बिल्कुल, मेरे को ये लगता है जब हम कॉलेज एंटर करते हैं या फिर जब हम कोई भी जैसे भी जॉब में एंटर करने वाले हैं, तो एक डर हमारे मन में होता है चीजों के छूटने का कि यार ये चीज अगर छूट जाएगी तो क्या होगा। जैसे कंपनीज की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक चीज होती है आपके स्टॉक्स। तो स्टॉक्स का सिंपल पर्पस ये होता है कि आपको रिटेन करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिटेन करने के लिए कंपनी प्रोवाइड करती है। लेट्स से कि आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपने उनका प्रोडक्ट समझ लिया, ठीक है, अब वही सेम प्रोडक्ट समझाना किसी और को अराउंड 6 महीने लेगा, तो वो 6 महीने का एक्स्ट्रा एफर्ट मैं क्यों डालूं? मैं एफर्ट डालता हूँ कि मैं आपको रिटेन कर पाऊँ, आप मेरी कंपनी में रुक जाओ, तो वहां पर मैं स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ, राइट। तो सेम चीज मेरे साथ थी। मेरे को जब मैंने अमेज़न ज्वाइन किया तो मैंने ये सोचा कि यार इस चीज से बच के रहना है, ठीक है। इसके पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम, ज्यादा पॉजिटिव है स्टॉक्स की वजह से, नेगेटिव से मान सकते हैं। तो मैंने कहा कभी स्टॉक्स के चक्कर में अपना डिसीजन मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करना कि मुझे कंपनी छोड़नी कि नहीं छोड़नी है, राइट। तो आई थिंक ये सिंपल एक मंत्रा मैं दूंगा बाकी सबको कि लाइफ में जो भी रिवर्सिबल डिसीजंस हैं उसमें कभी भी सेकंड थॉट नहीं देना, उसको फटाफट लो आगे बढ़ जाओ, फटाफट लो आगे बढ़ जाओ। तो मेरे केस में अराउंड अभी इस ईयर सेम अप्रैल के अंदर मैं बैंगलोर में था अपने मेंटर के पास, तो उनसे मैंने बोला सर मुझे माइक्रोसॉफ्ट लीव करना, मुझे काम नहीं करना अभी, मेरे को कुछ और ट्राई करना, और पता नहीं मैं लीव क्यों नहीं कर रहा, मुझे खुद रीजन नहीं पता। तो उन्होंने सेम चीज मुझे बोली कि यार लव मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना चाहिए, वो मैं डिसाइड नहीं करूँगा, तुम डिसाइड करोगे। बट एक चीज मैं पूछूंगा कि क्या माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के या कोई भी कंपनी छोड़ के अगले साल या 2 साल बाद दोबारा तुम ये जॉब ग्रैब कर सकते हो? तो मैंने बोला कि जब मैं 6 लाख बच्चों को गाइड कर रहा हूँ कि तुम ये जॉब ग्रैब करो तो मैं खुद क्यों नहीं कर पाऊंगा, तो मैं डेफिनेटली ग्रैब कर सकता हूँ। तो जो चीज तुम 2 साल बाद फिर से ग्रैब कर सकते हो उसको छोड़ क्यों नहीं रहे हो? फिर आज से 10-20 साल बाद रिग्रेट करोगे कि यार ये चीज मैंने छोड़ी नहीं, तो मैं ये चीज नहीं कर पाया, अच्छा तो सेकंड चीज करना चाह रहे हो कर लो ट्राई, अच्छी हो गई चल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चली तो ये तो बैठा ही हुआ, राइट। तो मेरे को ये लगता है कि हमें स्टक नहीं करना है कहीं पे भी, ठीक है, मतलब ऐसा अपने आप को बाउंड नहीं करना है कि यार ये तो मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा, ये छोड़ूंगा तो दोबारा कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ। जो भी रिवर्सिबल लगता है उसको फटाफट लेना है, ठीक है। शादी थोड़ी सी रिवर्सिबल होती है ठीक है, उसमें सोच लेना थोड़ा सा, उसको ऐसे मत लेना कि चलो, तो वो चीज है। और यही सिंपल रहेगा बस, रिवर्सिबल डिसीजन फटाफट लेना। जी सर। Thank you. सर अभी आपके सेशन में काफी फ्रेशर्स होंगे, हाँ। तो व्हाट इज द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू यू कि वो फ्रेशर्स दे मेक द बेस्ट ऑफ देयर फर्स्ट ईयर? मेरे हिसाब से पढ़ाई कम करनी है ठीक है, पढ़ाई कम करनी है, एक्सप्लोर ज्यादा करना है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैंने अपने एंड पे की थी सॉरी, मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं सीनियर से इंटरेक्ट नहीं किया मैंने। मेरे केस में ये था कि जो भी चीजें मैं अपने एंड पे हैंडल कर लूंगा, ठीक है, मुझे उतनी गाइडेंस नहीं चाहिए, मैं खुद संभाल लूंगा, क्योंकि हम 12 से आए होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ऊपर होता है मेरा तो डबल ही ऊपर था, तो मैंने इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं किया। उस चीज की वजह से मुझे बहुत सारी चीजें पता भी नहीं लग पाई। तो आई थिंक मैं उनको ये बोलूंगा कि यार पढ़ाई ओके कर लो, पढ़ाई के चक्कर में फर्स्ट ईयर वेस्ट मत कर देना, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेज भी उतना प्रेशर नहीं डाल रहा होता, कॉलेज भी थोड़ा बाद में प्रेशर डालता है, हो सकता है 75% तुम्हारे अटेंडेंस का प्रेशर डाल रहा हो चलो कोई बात नहीं, वो चीज है। और सीनियर से गाइडेंस लो, उनसे पूछो क्या क्या चीजें और कर सकते हैं। प्लेसमेंट के जो प्रोसेस होता है, मुझे लगता है पर्सनली कि वो 9 से 10 मंथ की अगर आपने प्रिपरेशन फुल फ्लेज कर दी है, तो आप कोई भी कंपनी टारगेट कर रहे हो तो ग्रैब कर लोगे, उसका प्रोसेस क्रैक कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं 1 साल ही मान के चलूं तब भी आपके 3 साल फ्री बच गए, राइट। तो प्लेसमेंट की जो मेहनत है वो 1 साल की है, 3 साल फ्री है। उस 3 साल के अंदर मैं कोई साइड हसल बना सकता हूँ, कुछ नई चीज ट्राई कर सकता हूँ, कुछ सीनियर से सीख सकता हूँ, कोई एक ऐसी चीज पकड़ सकता हूँ तो शायद मुझे पता लगे कि यार इसी में मेरा फ्यूचर है, बाद में प्लेसमेंट भी छोड़ सकता हूँ, यार ये नहीं चाहिए ये चाहिए, राइट। तो ट्राई करेंगे तो पता लगेगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं एक मूवी देखने गया MSD, महेंद्र सिंह धोनी,
तो मेरा उस दिन मन करा क्रिकेटर बनेंगे यार, मैं दंगल देखने का मेरा मन करा रेसलर बनेंगे यार, ठीक है, और मैंने फ्लाइंग बीस्ट देखा, मैंने कहा ब्लॉगर बनेंगे। तो एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम मेरे पास 4-5 चीजें हैं बनने के लिए, राइट। और मुझे लगता है हम सब इंसान है, हम सब में ये चीज होती है कभी ना कभी, यार ये भी बनना है, ये भी बनना है, ये भी बनना है। अब इसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमें लगता है कि सिर्फ हम इकलौते इस दुनिया पे हैं जो डिसीजन नहीं ले पा रहे। बाकी सबकी जिंदगी में दुनिया भर की क्लैरिटी है, सब डिसाइड कर लेंगे क्या बनना है, बस मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब भी ऐसी सिचुएशन हो, जो भी डेफिनेटली होगी आपकी लाइफ में कभी ना कभी, या अभी भी हो सकती है, तो इस केस के अंदर हमें हर चीज ट्राई करनी होती है। अगर मैं असलियत में चाहता हूँ रेसलर बनना, तो मैं चले जाता हूँ अखाड़े में, चले जाता हूँ जिम में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अगर असलियत में होगा अंदर से तो मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। बट अगर वो ऊपर से था, मूवी देख के था, टेम्पररी था, तो शायद मैं 1 हफ्ते बाद हो गया भाई नहीं जाना, राइट। पर रिग्रेट नहीं होगा कि यार मेरे को ये बनना था, मैंने ट्राई भी नहीं किया। रिग्रेट बहुत बेकार चीज है, ट्राई कर लो, पता लग जाएगा होना है कि नहीं होना है, वही चीज है, राइट। सेम चीज हमारे साथ एक और प्रॉब्लम बनती है कि भैया वेब डेव करें, एंड्रॉइड करें, मशीन लर्निंग करें, सब ट्राई कर लो, जैसे मजा आएगा उसमें कंटिन्यू कर लो, राइट। मुझे ये फील होता है। Lastly, so who has been your inspiration or who has been your mentor throughout this long journey? इसमें वही सिंपल आंसर जो सब देते हैं, ठीक है। तो हमारे पिताजी जो हैं वो ही मेरी इंस्पिरेशन है, वही सबसे बड़े मोटिवेटर है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया है, राइट। और मैंने उनको बिल्कुल, मैं तो देखूंगा मेरे पापा हैं तो ठीक है, तो मैंने सारी चीजें देखी हैं। मतलब कि आपका एक कॉलेज भी है यहाँ पे LPU करके, उसके सामने एक रेडी मेरे पिताजी ने लगाई थी, एक टाइम की बात है जब मैं 2014 में था, तो मैं उस टाइम जेई की तैयारी कर रहा था, वो वहाँ पे बच्चों को खाना खिला रहे थे। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारे फेजेस देखे हैं लाइफ के। तो मुझे लगता है कि यार हमारे पिताजी इतना टाइम निकाल दिया, हर चीज सिंगल हैंडली संभाल रहे हैं, तो हम भी संभाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मेरी इंस्पिरेशन है। बाकी अगर हम कुछ पुराने लोगों की बातें करेंगे तो महाराणा प्रताप मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लाइफ के अंदर, भगत सिंह एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो ये कुछ लोग हैं जो मेरी इंस्पिरेशन है। That was Mr. Love Babbar interviewed by Ecos. Thank you. Thank you.